हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। दिन भर चढ़ा रहा बिहार का सियासी पारा। जेडीयू विधायक नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े, शरद यादव के खिलाफ लगे नारे। नीतीश ने मांगा एक दिन का वक्त। बिहार के राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, जेडीयू के पास नहीं है बहुमत, परेड कराने के बाद ही राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका। नीतीश लालू के गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार। लालू यादव ने फिलहाल किया इनकार। सूत्रों का दावा, मीसा को मंत्री बनाने पर अटकी है बात। आरजेडी के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने से किया इनकार। कहा, पार्टी चाहती है दोबारा चुनाव। आपके कुछ विधायक कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के पक्ष में। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त से सदमे में कांग्रेस। कल होगी पार्टी कार्य समिति की बैठक। बड़ा सवाल, क्या बड़े नेता देंगे इस्तीफा? यूपी सरकार पर भी मोदी की जीत की आंच। अखिलेश यादव से बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। मुलायम सिंह ने मंत्रियों, विधायकों और जिलाध्यक्षों की बुलाई बैठक। हार की करेंगे समीक्षा। मोदी 21 मई को देंगे सीएम पद से इस्तीफा। करीब 25 मंत्रियों के साथ 24 मई को केंद्र में ताजपोशी के आसार। आडवाणी के बाद जोशी से मिले मोदी। और 21 मई को गुजरात विधानसभा में मोदी का विदाई समारोह। मुख्यमंत्री रहते मोदी मणिनगर के लोगों का अदा करेंगे शुक्रिया। आनंदीबेन बन सकती हैं अगली मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। बिहार में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है। नीतीश के इस्तीफे से पैदा हुए हालात पर मंथन के लिए जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन उससे कोई फैसला नहीं निकल पाया। हालांकि विधायकों के दबाव के चलते नीतीश ने एक दिन का वक्त मांगा। जेडीयू की सोमवार को दोबारा बैठक होगी, जिसमें बिहार के नए मुख्यमंत्री का फैसला होगा। नीतीश का क्या होगा फैसला? पार्टी से मांगा एक दिन का वक्त। सोमवार को जेडीयू की दोबारा बैठक। बीजेपी ने लगाई राजभवन में हाजिरी। बिहार की गाड़ी एक बार फिर अटक गई है। नीतीश के समर्थन में सुबह से ही कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते रहे। वहीं शाम को पार्टी बैठक में कोई हल नहीं निकल सका। नीतीश कुमार ने दोबारा सीएम बनने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जेडीयू विधायक धरने पर बैठ गए। विधायकों की जिद देख नीतीश ने एक दिन का वक्त मांगा। सोमवार को एक बार फिर विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम पर अंतिम फैसला होगा। अभी माननीय विधायक का जो बैठक हुआ, अरे नीचे करो ना यार, माननीय विधायक ने नीतीश कुमार जी के इस्तीफा को नहीं माना। लंबी बैठक चली। विधायकों ने यहां तक अनशन करने का दावा किया। अनशन पर बैठा, फिर उठा। कल तक के लिए मुख्यमंत्री ने समय लिया है। बीजेपी नेता भी इस पूरे हालात को देखते हुए राजभवन में हाजिरी लगाए। प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव और सुशील मोदी ने राज्यपाल डीवाई पाटिल से मुलाकात की और जेडीयू की सरकार बनाने की दोबारा कोशिश पर सवाल उठाए। हमारा आरोप है कि हमारा कहना है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है और अनेक लोग निलंबित हैं। आज की बैठक में दर्जनों लोग उपस्थित नहीं हुए हैं और अलग अलग गुटों की बैठकें हो रही हैं। अगर जनता दल दावा पेश करता है तो वैसी स्थिति में महामहिम को संतुष्ट होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर कि उनके पास बहुमत है। और उसका तरीका ये होना चाहिए, जो हम लोग ने सुझाव दिया है, कि जदयू के विधायकों और उनके जो समर्थक हैं उनकी राजभवन में परेड कराई जानी चाहिए। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस फिलहाल देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही है। लालू ने अभी साफ नहीं किया है कि वो जेडीयू की बनने वाली अगली सरकार के हिस्सा होंगे या नहीं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जेडीयू से समर्थन अभी वापस नहीं लिया है। इस संदर्भ में जेडीयू या मुख्यमंत्री जो इस्तीफा किया, इस पर हमने आपको कहा था हमारी पार्टी बैठेगी। ये उनके मामले हैं। कहां से बात आ रही है
कि शरद यादव ने 3 बार बात किया, त्यागी ने बात किया, फलाना ने बात किया। बिल्कुल इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हम वॉच रखे हुए हैं सिचुएशन पर। वो समर्थन अभी तक तो वापस नहीं हुआ। ये बात ठीक है कि लोकसभा चुनाव में हमारा समर्थन राष्ट्रीय जनता दल से हमारा अलायंस हुआ था, गठबंधन हुआ था, मगर विधानसभा में जो हमने उनको समर्थन दिया था वो समर्थन तो आप अभी वापस लिया नहीं है, तो नए समर्थन का कहां प्रश्न। मोदी की सुनामी ने सचमुच बिहार को डावाडोल कर दिया है। जेडीयू 2 फाड़ में बंटता दिख रहा है। जेडीयू विधायक किसी और को सीएम पद पर नहीं देखना चाहते और बीजेपी सरकार बनाने से अभी फिलहाल दूर ही नजर आ रही है। अमित कुमार सिंह, लाइव इंडिया, पटना। नीतीश के इस्तीफे के बाद जेडीयू में 2 फाड़ होती नजर आई। नीतीश से मिलने पहुंचे शरद यादव को उस वक्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब नीतीश समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। नीतीश समर्थकों ने शरद यादव पर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं बनते हैं तो मैं पूरे बिहार में आग लगा दूंगा। सारे कार्यकर्ता वर्कर सब हम साथ में हैं, आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। नीतीश के इस्तीफे से उनके समर्थकों में कितना रोष है, इन तस्वीरों को ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जब पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो नीतीश समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। शरद यादव जब नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे, तो नीतीश समर्थकों ने शरद यादव की गाड़ी को घेर लिया और उन पर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीतीश कुमार ने जिस अरमान के साथ बिहार विकास किया है, पूरे बिहार की एक जनता नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार को शासन में लाना होगा। नीतीश कुमार के समर्थन में पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए कई विधायक भी प्रदर्शनकारियों में शामिल थे। इनका साफ कहना था कि शरद यादव भी पार्टी की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं, लिहाजा नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा जगह नहीं ले सकता। अगर नीतीश कुमार को यहाँ से दरकिनार किया गया तो आजादी के बाद जैसा नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर होने वाला है। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से उन लोगों को आगाह किया जाए कि बिहार के नेता नीतीश कुमार हैं, वही मुख्यमंत्री हो। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में जारी सियासी उठापटक फिलहाल आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह से शरद यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुए उससे तय है कि जेडीयू 2 हिस्सों में बंट गई है। विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पटना। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले विधायक सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं तो लगा कि उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहिए। बिहार में जनता दल यू की हार के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस तरह घूमने का काम किया और नैतिकता के आधार पर इतने बड़े कदम को उठाने का काम किया कि इस्तीफा तक दे दिया, तो इस स्थिति में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो विधायक हैं, हम लोग इस व्यक्ति के समर्थन में यदि नहीं आते तो बिहार के लिए अन्याय होगा। तो हम लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर, आदरणीय राम लखन राम रमन जी और जावेद इकबाल अंसारी साहब, तीनों मिलकर हम लोगों ने स्पीकर साहब को इस्तीफा देने का काम किया और आग्रह किया कि हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी का कोई नेता भले ही सोनिया और राहुल गांधी से इस्तीफा न मांग रहा हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की प्रस्तावित बैठक में ये दोनों अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। वर्किंग कमेटी में क्या होता है, इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल उठता है कि क्या हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया और राहुल अपने अपने पदों से इस्तीफा देंगे या ये बात सिर्फ राजनीतिक अटकल भर साबित होगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस दफ्तर में सोमवार को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया और राहुल इस्तीफे की पेशकश करेंगे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य एक स्वर से इनके इस्तीफे को खारिज कर देंगे।
CWC की बैठक में होगा हार पर मंथन। 206 सीटों से कैसे 44 सीटों पर आई पार्टी। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोनिया और राहुल इस्तीफा नहीं देंगे। शकील अहमद के मुताबिक जिस तरह पार्टी की उपलब्धियों का श्रेय सबको जाता है, उसी तरह पार्टी की हार की जिम्मेदारी भी सबकी है। फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में पूरी तरह सन्नाटा है। हलचल सिर्फ एक जगह है, पार्टी के कॉन्फ्रेंस हॉल में, क्योंकि सोमवार को इसी जगह CWC की बैठक होनी है, जहां पर हार के कारणों पर कांग्रेस के दिग्गज मंथन करेंगे। कांग्रेस दफ्तर के इस कॉन्फ्रेंस हॉल को एक बार फिर से सजाया संवारा जा रहा है कल होने वाली CWC की बैठक के लिए, ताकि हार के कारणों पर माथापच्ची की जा सके और पता किया जा सके कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो गया। कैमरामैन सुनील के साथ शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, वहीं संघ और बीजेपी नेताओं से उन्होंने भी आपस में मुलाकात की है। वाराणसी में गंगा आरती के बाद लौटे बीजेपी के सभी नेता और देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक दूसरे से मुलाकात करते रहे। मोदी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए वसुंधरा को बधाई भी दी। लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे। मोदी इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 86 साल के नेता को पार्टी के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन कोई भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं कि आखिर एक दूसरे से मुलाकात और मंथन में क्या निकलकर सामने आ रहा है। देखिए भाई, पॉलिटिकल जो बात होता है ये सबको कहने जाता है। साथ ही RSS दफ्तर के चक्कर लगाते भी बड़े नेता नजर आए। सबसे बड़ी चुनौती है कैबिनेट तय करना। वाजपेयी सरकार से ठीक उलट मोदी सरकार में संघ की दखलंदाजी ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसका सबूत है सुबह से ही बीजेपी नेताओं की गाड़ियों का रेला संघ कार्यालय पहुंचना। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों तरफ से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। कैबिनेट के गठन में संघ का कोई नहीं दखल है, कोई निर्देश है? हस्तक्षेप करते नहीं ऐसे मामलों में। सबको मालूम है, खुद पार्टी का अध्यक्ष के रूप में काम किया, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये केवल जो स्पेकुलेशन जो मीडिया में आ रहे हैं, ये सब मीडिया वाले क्यों चला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे। खबरें हैं कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से भी नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। जाहिर है मोदी अपनी सरकार में नए पुराने सभी को तलाशते नजर आ रहे हैं, और जैसा वो लगातार कहते रहे हैं कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसी रणनीति पर मोदी आगे बढ़ते नजर भी आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ 24 मई को ले सकते हैं। उनके साथ 20 से 25 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इससे पहले 21 मई को वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। 21 मई को ही गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को भव्य विदाई दी जाएगी।
21 को गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र। सीएम मोदी का होगा आखिरी संबोधन। विधानसभा से मोदी की होगी भव्य विदाई। दिल्ली में मोदी, फिर गुजरात में कौन? मोदी के देश की कमान संभालने से पहले गुजरात में सीएम पद को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। हालांकि इसके लिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने थावरचंद गहलोत और ओम प्रकाश माथुर को पर्यवेक्षक बनाकर गुजरात भेजा है। 21 मई को गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को भव्य विदाई दी जाएगी। इस सत्र को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार संबोधित करेंगे। इसके बाद 21 की शाम को ही विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक में सीएम के बारे में फैसला लिया जाएगा। हमने 21 तारीख को ऐसा सोचा है, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया है कि वो एक छोटा सत्र बुलाए और उसमें एक होमोजीनियस सारे दलों के लोग, क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री ये पहली घटना है कि प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से उनको यहाँ से विदा करे और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग होगी। और फिर जब नया मुख्यमंत्री जो भी घोषित हो जाएगा वो थोड़ा तिथि के अनुसार अपने सारा देख करके घोषणा करेंगे। लेकिन नरेंद्र भाई उस दिन शाम को विधायक पद से अपना इस्तीफा देंगे। सीएम पद की इस रेस में मोदी की करीबी आनंदीबेन पटेल सबसे आगे हैं। फिलहाल वो मोदी सरकार में राजस्व मंत्री हैं। आनंदीबेन सबसे सीनियर नेता मानी जाती हैं। मोदी सरकार में वो शिक्षा, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण जैसे मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। हालांकि इस पद के लिए प्रदेश बीजेपी महासचिव भीखू भाई दलसानिया का नाम भी मजबूती से उछल रहा है। कहा जा रहा है कि संघ की तरफ से मोदी को गुजरात का सीएम चुनने की छूट मिली हुई है। अगर ऐसा है तो आनंदीबेन का नाम तय है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर तो 21 को ही लगेगी। अहमदाबाद से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बाबा रामदेव, महात्मा गांधी और जेपी जैसे हैं, ये बयान दिया है बीजेपी नेता अरुण जेटली ने। लोकसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद तालकटोरा स्टेडियम में रामदेव की ओर से संकल्प पूर्ति नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए अरुण जेटली और राजनाथ सिंह पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में जेटली ने बाबा रामदेव की तुलना गांधी और जेपी से कर दी। दूसरी ओर राजनाथ सिंह ने चुनावों के दौरान रामदेव के सहयोग के लिए उनको धन्यवाद दिया। राजनाथ ने यह माना कि एनडीए को मिली भारी जीत के पीछे बाबा रामदेव का भी हाथ है। वहीं कांग्रेस ने रामदेव की तुलना पर ऐतराज जताया है। लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलने के बाद समाजवादी पार्टी ने अब मंथन करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने सोमवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलवाई है। बैठक में कई नेताओं पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर
29 अप्रैल 2002 को समृद्ध जीवन परिवार की स्थापना के बाद से अब तक कंपनी ने सफलता की वो इबारतें लिखी हैं जहां हर दिन नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। समृद्ध जीवन परिवार के मुखिया महेश किशन मोतेवार जी ने समृद्ध परिवार के 12 साल पूरे होने पर परिवार से जुड़े उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने समृद्ध परिवार को बुलंदियों पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भव्य समारोह का आयोजन महाराष्ट्र के मलठण में हुआ। वहां समृद्ध जीवन के सीएमडी महेश मोतेवार जी ने सभी सदस्यों को पुरस्कार दिए। ये वो सदस्य थे जिन्होंने समृद्ध जीवन परिवार के लिए अहम योगदान दिया। इस मौके पर सीएमडी महेश मोतेवार जी ने समृद्ध कार्ड समृद्ध जीवन के सदस्यों के सामने रखा। महेश मोतेवार जी ने कहा कि वो देश की आर्थिक आजादी के लिए तब तक ऐसे प्रयास करते रहेंगे जब तक कि इस देश के नागरिक पूरी तरह समृद्ध ना हो जाएं। तो महाराष्ट्र के मलठण में सीएमडी अवार्ड दिया गया और समृद्ध जीवन के समृद्ध सितारों को यह अवार्ड दिया। समृद्ध जीवन को पहचान दिलाने के लिए लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इसी कोशिश में उन कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। पूरे समृद्ध जीवन परिवार के माध्यम से आज देश भर में लोग काम करते हैं। किसी का बच्चों का एजुकेशन है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, हॉस्पिटल का खर्चा है, ये हर बात का पूरे समृद्ध जीवन में पिछले 13 साल में हर एक आदमी का ख्याल किया। जो बात कायदे में नहीं बैठती है उसको फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग सपोर्ट भी करते हैं और जो भी प्लानिंग किया है, जो भी कैलकुलेशन किया है, जो भी डिजाइन किया है, आप लोगों को सामने देख के किया है। एक आम आदमी को सामने देख किया, एक बेरोजगार को सामने देख के, एक महिला को सामने देख किया, एक फार्मर को सामने देख के किया और उसी का नाम ही समृद्ध जीवन है और उसके भी आगे हम लोग जा रहे हैं अभी समृद्ध कार्ड के माध्यम से। और 29 अप्रैल 2002 को समृद्ध जीवन परिवार की स्थापना के बाद से अब तक कंपनी ने सफलता का पर्याय कंपनी बन चुकी है और लगातार सफल हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।